हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम लोग फिर से आ गए हैं और आज हम पढ़ेंगे एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। हम पढ़ रहे थे बीकॉम मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमी का यूनिट नंबर 3 नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम, जिसके अंदर हम टॉपिक शुरू किए थे, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड टॉपिक को शुरू किए थे, है ना। इन्वेस्टमेंट फंक्शन जिसका नाम था। इन्वेस्टमेंट फंक्शन के अंदर हम लोग बहुत सारा टॉपिक पढ़े थे। आज हम लोग उसके बाद का टॉपिक एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट सेविंग्स के बारे में पढ़ेंगे एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले समझना जरूरी है ये एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट होता क्या है। अच्छा, ये क्लास को करने से पहले मैं एक बात बता दूं, तुमको पिछला क्लासेस करना पड़ेगा। आज है वीडियो नंबर 36, 1 से 26 तक तुम्हारा अपलोडेड है। चैप्टर यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, उसके बहुत सारे टॉपिक्स बाकी हैं जो मैं यूनिट के सभी सब्जेक्ट क्लास सभी यूनिट के एंड में करवाऊंगा। वीडियो नंबर 27 में मैं पूरा डिटेल में सिलेबस को डिस्कस किया हूं, प्लेलिस्ट में जाके देखो वीडियो नंबर 27 को। 28 से लेके 36 या 35 तक जो मैं अभी तक रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुका हूं, वो वीडियोस में हम लोगों ने यूनिट नंबर 3 को पढ़ा है। आज वीडियो नंबर 36, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्स एंटे एक्स पोस्ट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में। ठीक है सर, ये सब टॉपिक तो हमारे सिलेबस में नहीं है। सारा सिलेबस में बच्चों तुम्हारे टॉपिक में क्या करता है बताऊं, हेडिंग एक लिख देता है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन सिलेबस में है। अब इन्वेस्टमेंट फंक्शन के अंदर जितना कुछ है सब कुछ तुम्हारे सिलेबस के अंदर में आ जाता है और क्वेश्चन कहीं से भी इजीली आ सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो को करने से पहले हम जो आखिरी क्लासेस में पढ़े थे, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट फंक्शन से रिलेटेड, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, वो दोनों वीडियो को कर लेना। ठीक है, उसके बाद ही ये वीडियो को करना। कल एक बच्चा क्या बोला पता है मुझे, मैं ऐसे ही बोला उसको, ये लाइव क्लास की बात कर रहा हूं, ये बीकॉम का क्लास का बात नहीं है, ये दूसरे के क्लास की बात है। मुझे बोलता है सर वाईफाई नहीं चलता, क्या करें। मैं बोला ये वाईफाई की गलती नहीं है बच्चों, वो जो तुम्हारा वाईफाई नहीं चल रहा है ना, ये वाईफाई की गलती नहीं है। ये गलती किस चीज की है बताऊं, याद रखना, जब भी वाईफाई या फिर तुम्हारे गर्लफ्रेंड का रिप्लाई दोनों अगर स्लो हो जाए, मतलब ना चले, फटाफट रिप्लाई ना आए गर्लफ्रेंड का, या फिर वाईफाई स्लोली चले, इसका मतलब क्या है पता है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे डिवाइस से दो लोग कनेक्टेड हैं। दो लोग कनेक्टेड है, हाँ, वाईफाई से भी मल्टीपल लोग कनेक्टेड हैं और गर्लफ्रेंड से भी मल्टीपल लोग कनेक्टेड हैं। तो ध्यान रखना, ये सभी चक्करों में मत पड़ना। वाईफाई भी शेयर नहीं करना है, गर्लफ्रेंड तो बनाना ही नहीं है, दूर रहना है और चुपचाप पढ़ाई में ध्यान लगाना है। ठीक है, चलो तो सर पढ़ा देते हैं, अभी हम पढ़ लेंगे सर, पिछला क्लासेस करके आएंगे हम इस वीडियो को करने। हाँ, अगर तुम पिछला क्लासेस नहीं किए हो तो जाओ इस वीडियो को बंद कर दो, अब जाओ कहाँ, वीडियो नंबर एटलीस्ट 34 और 35 को पहले कर लो। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड टॉपिक है वीडियो नंबर 34 एंड 35 में, उसके बाद वीडियो नंबर 36 में आना। ठीक है, चलो सर ये कौन से एग्जाम के लिए वीडियो बना रहे हैं आप, कौन से ईयर का वीडियो है और कब के लिए, कौन से एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। याद रखना बच्चों, हम जो वीडियोस बनाते हैं ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है। यूनिवर्सली एप्लीकेबल मतलब ये सभी लोगों के लिए और आने वाले 3-4 साल तक ये एप्लीकेबल होगा इजीली। तो सर जो चेंजेस आएगा, जो चेंजेस आएगा वो हम लोग इसी यूट्यूब चैनल में, इसी प्लेलिस्ट के अंडर में डालेंगे। कोई भी चेंजेस लास्ट 5 सालों से नहीं आया है, ना आने वाले दिनों में कोई चेंजेस आएगा। जो छोटा मोटा अगर कुछ अपडेट्स आता है, जो चेंजेस आता है, वो सभी से रिलेटेड वीडियोस हम लोग यूट्यूब चैनल में डालेंगे। तो तुम लोगों को चेंजेस का चिंता नहीं करना है, तुम डायरेक्टली क्लासेस करते जाओ। ठीक है, चलो, एक्स एंटे वेरिएबल इज अ प्लान्ड और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल, whereas एक्स पोस्ट वेरिएबल इज एक्चुअल और रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। दो चीज लिखा हुआ है, एक एक्स एंटे वर्ड लिखा हुआ है, एक एक्स पोस्ट लिखा हुआ है। एक्स एंटे का मतलब होता है किसी चीज के होने से पहले, उसको बोलते हैं एक्स एंटे। और एक्स पोस्ट किसको बोलते हैं, किसी चीज के हो जाने के बाद, उसको बोलते हैं हम एक्स पोस्ट, मतलब वो चीज हो चुका है। तो हम क्या देखने वाले हैं, एक्स एंटे सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट एंड एक्स पोस्ट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। मतलब
सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम क्या प्लानिंग किए थे, कितना सेविंग करेंगे और कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, और सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट करने के बाद हम चेक करेंगे कि हम कितना इन्वेस्टमेंट किए और कितना सेविंग्स किए। तो यही मतलब है एक्स एंटे का और एक्स पोस्ट का। देखना, एक्स एंटे वेरिएबल इज प्लान्ड और एक्सपेक्टेड वैल्यू, क्योंकि ये करने से पहले का बात कर रहे हैं हम लोग। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अभी तक हुआ नहीं है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अभी होने वाला है। तो जब होने वाला है उसके पहले का बात चल रहा है, मतलब ये एक्स एंटे चल रहा है। whereas x post variable is the actual or realized value of a variable। x post क्या होता है, एक्चुअल या फिर रियलाइज, मतलब हो जाने के बाद एक्चुअल या फिर रियलाइज वैल्यू को हम लोग देते हैं। बोथ दिस टर्म्स आर generally used in context of saving and investment। there are two aspects of savings and investment। first, x ante saving and investment, x post saving and investment। ठीक है, देखना सबसे पहले आ जाओ एक्स एंटे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। एक्स एंटे मतलब होने से पहले, होने से पहले। ठीक है, देखना एक्स एंटे सेविंग रेफर्स टू अमाउंट ऑफ सेविंग विच हाउस होल्ड और सेवर्स प्लान टू सेव एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। वर्ड याद ध्यान रखना, क्या यूज किया हुआ है, प्लान। अभी तक सेविंग हुआ नहीं है, अभी प्लानिंग किए हैं सिर्फ कि हम इतना सेव करेंगे और इतना इन्वेस्ट करेंगे। ये सिर्फ अभी तक क्या हुआ है, प्लानिंग हुआ है। The amount of ex ante or planned saving is given by the saving function or propensity to save। तो जो हम सेविंग फंक्शन पढ़ते थे, जो प्रोपेंसिटी टू सेव हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें हमको क्या पढ़ाया जा रहा था, उसमें हमको प्लान्ड सेविंग्स के बारे में पढ़ाया जाता था। ठीक है, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक्स एंटे है, ये भी एंटे ही है। ठीक है, विच फॉर्म प्लान्स टू इन्वेस्ट, अभी भी प्लानिंग ही चल रहा है, अभी भी प्लानिंग ही चल रहा है, यहां पे भी प्लानिंग ही चल रहा था। एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी, द अमाउंट ऑफ एक्स एंटे और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इज डिटरमिन्ड बाय रिलेशन बिटवीन इन्वेस्टमेंट डिमांड एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन। मतलब दोनों चीज के केस में अगर मैं शॉर्ट में बात करूं तो शॉर्ट में इसका मतलब यही है कि हम कितना प्लानिंग किए हैं सेविंग करने का और हम कितना प्लानिंग किए हैं इन्वेस्टमेंट करने का। अब प्लानिंग किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सेविंग फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि जब सेविंग फंक्शन हम पढ़े हैं, इन्वेस्टमेंट फंक्शन भी हम लोग पढ़े हैं, तो जब हम सेविंग्स निकालते हैं या इन्वेस्टमेंट निकालते हैं, उसमें हम सेविंग फंक्शन या फिर इन्वेस्टमेंट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो कितना प्लानिंग के हिसाब से हम कितना सेव करेंगे और कितना इन्वेस्ट करेंगे, ये हमको पता कैसे चलेगा, ये जब हम लोग सेविंग फंक्शन लगाएंगे तब सेविंग का पता चलेगा, जब हम इन्वेस्टमेंट फंक्शन लगाएंगे इन्वेस्टमेंट का पता चलेगा। सर आप इतना फटाफट फटाफट बोल देते हो। हाँ बच्चों, मैं जानता हूं कभी कभार कुछ चीज फटाफट बोलने से ज्यादा अच्छे समझ में आता है ना। देखो, एक्स एंटे कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज इंटेंडेड, प्लान, वॉलेंट्री, डिजायर। घर में मम्मी ने नाम दिया, जैसे बच्चा होता है तो बच्चे को हर कोई अलग अलग नाम से बुलाता है ना, मम्मी कुछ और नाम से बुला रही है, पापा कुछ और नाम से बुला रहे हैं, भैया कुछ और नाम से बुला रहे हैं, और उसके बाद बहन कुछ और नाम से बुला रही है, कोई और किस नाम से बुला रहा है। तो ये सारे उसके घर के नाम है। मम्मी ने नाम दे दिया इंटेंडेड, पापा ने नाम दे दिया प्लैंड, पापा ने प्लैंड नाम दिया होगा, सिस्टर ने नाम दे दिया वॉलेंट्री, और ब्रदर ने नाम दे दिया डिजायर्ड। ठीक है, तो बच्चे का जैसे बहुत सारा नाम होता है, वैसे एक्स एंटे और एक्स पोस्ट, एक्स एंटे इन सेविंग एंड एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट का बहुत सारा नाम है। इंटेंडेड, प्लान्ड, वॉलेंट्री, डिजायर्ड, ऐसा बहुत सारा नाम है इनका। ठीक है, देखो, इक्विलिब्रियम ऑकर्स व्हेन, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कब होगा, बहुत बच्चे इसे प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं, वर्ड ही ऐसा है बच्चों, तुम्हारी गलती नहीं है, ये वर्ड ही ऐसा है, बहुत लोग इसको प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ये है एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन। इक्विलिब्रियम ऑकर्स व्हेन एक्स एंटे सेविंग इक्वल्स टू एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। हम याद करो बात किए थे,
इक्विलिब्रियम पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट मस्ट बी इक्वल टू सेविंग, या फिर सेविंग मस्ट बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड मस्ट बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? सी प्लस आई। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? सी प्लस एच। सी सी कट गया, आई इक्वल टू एस। तो इन्वेस्टमेंट मस्ट बी इक्वल टू सेविंग्स, सेविंग मस्ट बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, या फिर इन्वेस्टमेंट मस्ट बी इक्वल टू सेविंग। उसी तरीके से एक्स एंटे सेविंग मस्ट बी इक्वल टू एक्स पोस्ट एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। एक्स एंटे सेविंग मस्ट बी इक्वल टू एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सेविंग्स जो हम प्लानिंग किए हैं, हमारा प्लान्ड सेविंग हमारे प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के साथ इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ना हो तो सोचो, इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए हमको चाहिए इन्वेस्टमेंट मस्ट इक्वल टू सेविंग, और जब तुम प्लान कर रहे हो उसी टाइम पे गड़बड़ी करके रख दियो, मतलब तुम्हारा प्लानिंग ही ठीक नहीं है। तो एटलीस्ट प्लानिंग के टाइम तो सेविंग मस्ट बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होना चाहिए ना। प्लान तो ढंग से बनाओ। जब प्लानिंग कर रहे थे बैलेंस शीट मैच करवाने का, तब तो मन में ये आया होगा कि हमारा बैलेंस शीट मैच हो रहा है, कि तभी सोच लिए थे कि डेबिट विल नॉट बी इक्वल टू क्रेडिट। ऐसा किए थे क्या? नहीं। तो एक्स एंटी सेविंग मस्ट बी इक्वल टू एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट। देखो, एक्चुअल में हो ना हो बाद की बात है, प्लानिंग तो ठीक रखो, कम से कम करने की कोशिश तो करो, प्लानिंग तो ठीक रखो। इन एन इकोनॉमी इक्विलिब्रियम इज डिटरमिन्ड व्हेन plan saving is equal to plan investment. However, both these concepts are equal only at equilibrium level of income. It happens because of three reasons. देखो क्या क्या reasons है। Generally saving is done by household and investment is done by firms. सेविंग्स कौन करता है? हाउस करते हैं। इन्वेस्टमेंट कौन करता है? फॉर्म्स करते हैं। सो सेवर्स एंड इन्वेस्टर आर डिफरेंट पीपल विद डिफरेंट प्रायोरिटीज। बिजनेसमैन का प्रायोरिटीज अलग होता है और हाउस होल्ड का प्रायोरिटीज अलग होता है। तो दोनों का मोटिव अलग अलग है, दोनों इंसान भी अलग अलग हैं। उसके बाद सेविंग इज मेड इन स्मॉल अमाउंट एंड इन्वेस्टमेंट इज मेड इन बिग अमाउंट्स। हम सेविंग जो करते हैं छोटे छोटे अमाउंट करते हैं, हर महीने 200 500 1000 रुपए गुल्लक में डाल देते हैं, या फिर हम कहीं बैंक में डाल देते हैं, फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट कर देते हैं। तो ये जो हम करते हैं ये छोटे छोटे अमाउंट में करते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट जब होता है बड़े बड़े अमाउंट पे होता है। देखते हो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लेके आया, 5000 करोड़ रुपए खर्च करेगा, 1000 करोड़ रुपए का डैम बनाएगा, 2000 करोड़ रुपए रोड बनाने में लगा देगा। तो ये 1000 करोड़ जो है ये बड़ा अमाउंट है। तो बड़े अमाउंट पे इन्वेस्टमेंट होता है। सेविंग छोटे छोटे अमाउंट पे होता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट बड़े बड़े अमाउंट्स पे होता है। उसके बाद सेविंग इज मेड फॉर मीटिंग फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट्स। सेविंग हम क्यों करते हैं? ताकि फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटी हो जाए। तुम्हारे माँ बाप सेविंग क्यों कर रहे हैं? ताकि फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटी हो जाए, तुम नालायक निकल जाओ, इन केस कोई अनसर्टेनिटी आ जाए, मेडिकल इमरजेंसी या इस टाइप का तो है ही। लेकिन मेन मोटिव क्या है पता है? अगर तुम बिना पढ़े लिखे नालायक निकल गए तो फिर क्या होगा? तो फिर हमारे घर परिवार का क्या होगा? इसी वजह से तुम्हारे माता पिता सेविंग्स करते हैं। मेन रीजन मन में यही है कि कहीं हमारा बच्चा नालायक निकल गया तो फिर घर परिवार कैसे चलेगा? सेविंग से ही चलाना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी पापा का, माता पिता का तो रिटायरमेंट एक टाइम के बाद हो जाएगा। अगर जॉब में तो रिटायरमेंट होगा, बिजनेस भी कितने दिन करेंगे, वो भी रिटायरमेंट ले लेंगे उससे, मतलब काम धंधे से रिटायरमेंट ले ही लेंगे 60 65 70 साल की उम्र में। तो और तुम निकल गए नालायक, किसी काम के नहीं, ढंग से पढ़ाई नहीं किया, नालायक निकल गए। तो फिर तो हम सेविंग्स इसीलिए करते हैं ताकि हम फ्यूचर में कोई अनसर्टेन इवेंट्स को या फिर कंटिजेंसीज को ओवरकम कर सके। और वहीं पे इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाता है? इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट कमाने के मोटिव से किया जाता है। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट करने के अलग अलग रीजंस हैं, अलग अलग लोग करते हैं, अलग अलग अमाउंट पे होता है। सेविंग छोटे छोटे अमाउंट पे होता है, इन्वेस्टमेंट बड़े बड़े अमाउंट पे होता है। सेविंग करने का मोटिव होता है फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटी हो गया तो उससे हम बच पाए। इन्वेस्टमेंट करने का मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। सेविंग्स हाउस होल्ड करते हैं, छोटे छोटे सैलरीड एम्प्लॉइज करते हैं, बिजनेस फॉर्म्स, बिजनेसमैन घर पे सेविंग्स करता है। वहीं पे इन्वेस्टमेंट कौन करता है? बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो फर्क है ना सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के पीछे, हर एक चीज का फर्क है। एज अ रिजल्ट
ex ante saving and ex ante investment are not always equal to each other. इसी वजह से दोनों हमेशा इक्वल नहीं होता. दे आर इक्वल ओनली एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम. ये हमेशा इक्वल नहीं होता, सिर्फ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे ही इक्वल होता है, बाकी जगह पे इक्वल नहीं होता. अब एक्स एंटे वेरिएबल फॉर्म्स द बेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन. ये तुम्हारे काम का नहीं है लाइन, इस लाइन को काट दिया जाए, इस लाइन को काट दिया. सर हमारा सिलेबस कटवा रहे हो? हाँ कटवा रहा हूं, क्योंकि किसी काम का नहीं है बच्चों, इसीलिए काट दो. When ex ante planned saving is not equal to ex ante planned investment, then output will trend to adjust itself till both of them become equal. अगर एक्स एंटे सेविंग और एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट आपस में इक्वल नहीं है तो आउटपुट अपने आप एडजस्ट होगा, जिससे कि दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे. सर ये क्या बोले? ये मैं सोच के चलो चाइनीज भाषा बोला जो किसी को समझ में नहीं आया. कब समझ में आएगा? जब हम इट इज डिस्कस्ड इन डिटेल इन नेक्स्ट चैप्टर. अगले चैप्टर में इसको डिटेल में डिस्कशन किया गया है. तो अभी के लिए चलो ठीक है. अब एक्स पोस्ट सेविंग एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट. सर मिटा क्यों दिए? काटना नहीं है, काट लो बच्चों, काट लो, गंदा दिख रहा था ना इसीलिए. एक्स पोस्ट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. एक्स पोस्ट का मतलब हो जाने के बाद. अभी तक हम किसके बारे में बात कर रहे थे? अभी तक हम प्लान्ड सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे थे. अब हम एक्चुअल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे, मतलब वो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. ठीक है, देखना. Ex post saving refers to actual or realized saving in an economy during a year. Ex post or actual saving is the sum total of planned saving and unplanned saving. जो भी planned saving था हमारा वो, और जो unplanned saving था हमारा वो. सर तो अगर planned savings तक ही हम अगर नहीं पहुंच पाए तो unplanned तो दूर की बात है. मान लीजिए हम 100 रुपए प्लान किए थे सेव करने का. मान लीजिए हम 100 रुपए प्लान किए थे सेव करने का, लेकिन हम साल में सिर्फ 80 रुपए ही सेव कर पाए. तो सर एक्स पोस्ट क्या होगा? एक्स पोस्ट 80 होगा बच्चों, क्योंकि प्लान्ड है था तुम्हारा 100 और अनप्लान्ड था -20. प्लान्ड था 100, अनप्लान्ड था -20, नेट में आ गया 80. ठीक है, चलो. अब Ex post investment refers to realized or actual investment in an economy during a year. Ex post or actual investment is sum total of planned investment and unplanned investment. तो डेफिनेशन समझ में आ गया दोनों का. उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है. Planned value of the variable are ex ante measures, whereas realized value of the variable are ex post measures. The significance of distinction between ex ante and ex post is that all the variables is the थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन आर एक्स एंटे वेरिएबल. मतलब हम लोगों को एज अ इकोनॉमिस्ट, तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें पढ़ा लिखा के इतने बड़े किए हैं, ठीक है, तुम्हारे माता पिता पढ़ा लिखा के तुम्हें बड़ा कर रहे हैं, हालांकि तुम पढ़े लिखे तो नहीं हो, लेकिन फिर भी बड़े तो हो ही गए हो. बुद्धि से नहीं, शरीर से बात कर रहे हैं. शरीर से तो बढ़ ही गए हो, बुद्धि का पता नहीं. बुद्धि कुछ लोगों का बढ़ा है, बाकी लोगों का नहीं बढ़ा है. आधे तो लड़की चक्कर में पड़े, आधे क्या 80% बच्चे लड़की के चक्कर में. बाकी 10% बच्चे को पास दिमाग है. 80% लोगों के पास दिमाग नहीं है, वो निब्बा निब्बी खेल खेल रहे हैं. वो उसको देख के मुस्कुराता है, ये इसको देख के मुस्कुराता है. 10% के पास दिमाग है, वो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं. अच्छा, और 10% नहीं बच गया? 80% तो गया, 10% गया. सर और 10%, और 10% तुम हो नालायकों. ना जीवन में लड़की है, ना जीवन में पढ़ाई लिखाई से कोई संबंध है. तुम बच गए, ना लड़की है ना कोई और है.
ना जीवन में लड़की है, ना पढ़ाई लिखाई से कोई संबंध है। याद करो हम बात किए थे, जीवन में पूजा से संबंध बनाना पड़ेगा, वरना पूजा कौन थी? पढ़ाई। पढ़ाई को हम पूजा बोलते। पढ़ाई से संबंध बनाना पड़ेगा, वरना संघर्ष से संबंध अपने आप बन जाएगा और जीवन भर निभाना भी पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए पढ़ाई से संबंध बना के रखो ताकि संघर्ष के साथ जीवन काटना ना पड़े। संघर्ष बहुत दुख देती है बच्चों। ठीक है, एक्स एंटी वेरिएबल फॉर्म्स द बेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन। अगेन इस लाइन को हमको कोई काम नहीं है, ये लाइन हम कर देंगे। सर आप ये ऊपर वाला लाइन का मतलब नहीं समझा। ऊपर वाले लाइन का मतलब ये, ऑल द वेरिएबल इन द थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन आर एक्स एंटी वेरिएबल। मतलब हम जब भी एनालिसिस करते हैं, हम एनालिसिस कब करेंगे? होने के पहले करेंगे ना, तभी तो कुछ करेक्टिव मेजर्स लेके, एक्शन लेके हम काम कर पाएंगे। हो जाने के बाद और क्या देखेंगे? जो हो गया उसको देख के क्या मतलब है? अब तुम्हारे 10वीं के रिजल्ट को देख के मैं क्या करूं? 12वीं के रिजल्ट को देख के क्या करेंगे बताओ? जो होने वाला है, जो मुझे दिख रहा है कि तुम आने वाले एग्जाम्स में फेल होने वाले हो, तो उसके वजह से हम लोग आज पढ़ाई कर रहे हैं ना। हम पिछले एग्जाम्स को सुधारने के लिए थोड़ी पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग या फिर इनकम ऑफ थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन या फिर नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम, जो यूनिट नंबर 3 है तुम्हारे सिलेबस का, हम पढ़ाई इसीलिए करते हैं ताकि हम कुछ करेक्टिव मेजर्स ले सकें। तो जब करेक्टिव मेजर्स लेना है तो हमको क्या देखना पड़ेगा? क्या होने वाला है, मतलब क्या प्लानिंग है, और उस प्लानिंग के बेसिस पे हम लोगों को एक्शन लेना पड़ेगा। इसीलिए हम जितना भी टॉपिक पढ़ेंगे, सब टॉपिक क्या होगा? एक्स एंटी वेरिएबल्स होगा, ना कि एक्स पोस्ट वेरिएबल होगा। बात समझ में आ गया? हाँ बोलो, बात समझ में आ गया तो बोलो हाँ, बोलो हाँ कि नहीं। हाँ चलो, तो ये हो गया हमारा यहां तक का काम, एक्स एंटे एक्स पोस्ट तक का काम। उसके बाद है फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, एक मजेदार टॉपिक। इसको हम पढ़ेंगे वीडियो नंबर 37 के अंदर में। ये वाला वीडियो नंबर 36 था ना? हाँ, इसके बाद वाले टॉपिक को हम पढ़ेंगे वीडियो नंबर 37, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट वाला टॉपिक पढ़ेंगे। बात समझ में आ गया? हाँ सर हाँ, हमें बात समझ में आ गया। चलो, तो इतना आज के लिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद का डिस्कशन फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ध्यान रखना, हम लोगों से कनेक्ट करने का सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में दिया हुआ है। हमारे पर्सनल आईडीज भी दिए हुए हैं, ग्रुप के लिंक भी दिए हुए हैं, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, सभी का लिंक दिया हुआ है। जाकर कनेक्ट हो जाओ ताकि कहीं पे भी कोई भी प्रकार की दिक्कत आए तो तुम हमसे इजीली कनेक्ट कर सको। ठीक है, चलो, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाय बाय एंड थैंक यू।